नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में, जिसमें हमारे 20 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं जो लास्ट ईयर तमाम यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस-जे, एपीओ अनेकों एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए, अभित्याग के द्वारा, बी, अभिप्राप्ति के द्वारा, सी, कुछ महीनों के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना, डी, वंचित होने पर। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का जो पहला रिएक्शन होता है प्रश्न देखने के बाद, हम लोग तुरंत बिना चारों ऑप्शन पढ़े जो हमें सही लगता है हम उसको निशान लगा के आगे बढ़ जाते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम लोगों को ध्यान से क्वेश्चन को समझना चाहिए कि वह पूछ क्या रहा है। उसके बाद हमें चारों ऑप्शन को पढ़ना चाहिए और उसके बाद अगर आप 100% श्योर हैं तभी उसका जवाब देना चाहिए, नहीं तो हमें अगले क्वेश्चन पर चले जाना चाहिए। और इस तरीके से जो क्वेश्चन हमें 100% श्योर हैं उनके जवाब पहले देने चाहिए, उसके बाद हमें जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने नागरिकता समाप्त नहीं होती है, ये सवाल निगेटिव तरीके से पूछा है। में जो 4 ऑप्शन हमारे पास हैं उनमें पहला अभित्याग के द्वारा, तो अगर आप नागरिकता को त्याग देंगे तो क्या आपके पास नागरिकता बनी रहेगी? नहीं रहती है। जब आप खुद ही त्याग दिए हैं तो इसका मतलब है गलत। अभिप्राप्ति के द्वारा, दोस्तों भारतीय संविधान के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश से नागरिकता प्राप्त कर लेता है तब उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपके पास एक ही नागरिकता हो सकती है, वो भी भारत की। अगर आपने किसी और देश की नागरिकता ले ली है या किसी और देश ने आपको नागरिकता दे दी है तब भी आप इस देश के नागरिक नहीं माने जाएंगे। और तीसरा ऑप्शन है कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा के लिए चले जाना। तो अगर आप कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा के लिए जाते हैं तब इससे नागरिकता समाप्त नहीं होती, आप इसी देश के नागरिक माने जाएंगे। इसके बाद डी है वंचित होने पर। वंचित होने का मतलब है यदि यहाँ की सरकार चाहे तो आपको नागरिकता से वंचित कर दे, तो इसमें आपकी नागरिकता चली जाती है, आपके पास नागरिकता नहीं बचती। तो यहाँ पर पूछा है कि नागरिकता समाप्त नहीं होती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी, कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर चले जाना, बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। हमारा दूसरा प्रश्न है, पीआईएल से संबंधित कौन है? दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस-जे 2013 में पूछा गया था। पीआईएल का मतलब है यहाँ पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो अमूमन सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाती हैं या हाई कोर्ट में। तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, न्यायाधीश भगवती, न्यायाधीश RN मिश्रा, न्यायाधीश वेंकट चेलैया या उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों पहला ऑप्शन है न्यायाधीश भगवती, इनका पूरा नाम न्यायाधीश PN भगवती है और यही ऑप्शन हमारा सही है। इसके बाद RN मिश्रा और वेंकट चेलैया और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये 3 ऑप्शन हमारे गलत हैं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे संविधान की उद्देशिका का सर्वाधिक महत्व और संविधान का अर्थान्वयन और निर्वाचन उद्देशिका में अभिव्यक्त महान और उच्च आदर्शों के प्रकाश में किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति सीकरी ने यह मत अभिव्यक्त किया था। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस स्पेशल 2004 में पूछा गया था। इसमें 4 ऑप्शन है हम लोगों के पास, इंद्र वेचारी यूनियन के बाद में, दूसरा इंद्र केरल शिक्षा विधेयक के बाद में, या AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य के बाद में, या डी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। इसका ऑप्शन डी सही है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में। चौथा प्रश्न है, भारत के संविधान में ए 9 अनुसूचियां हैं, बी 10 अनुसूचियां हैं, सी 11 अनुसूचियां हैं या डी 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों यह प्रश्न RAS 2003 में पूछा गया था। तो ये अमूमन लगभग सभी को पता होगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता कौन थे? दोस्तों जब संविधान सभा बनी तो उसके एक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने, उसके बाद स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने और ड्राफ्टिंग कमेटी थे
उसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। और इसके बाद जो संविधान सभा में जो परामर्श दाता किसे माना जाता था, किसको संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शदाता माना गया था? इसमें पहला ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर, दूसरा ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है श्री BN राव, या चौथा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थे उसके अध्यक्ष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इन्होंने प्रस्तावना को ड्राफ्ट किया था, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है उसकी ड्राफ्टिंग इन्होंने ही की थी। इसके बाद श्री BN राव, श्री BN राव ही वो व्यक्ति थे जो संवैधानिक सभा के संवैधानिक परामर्शदाता थे। इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो हमारा ऑप्शन सी सही है, श्री BN राव। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 6, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना के प्रारूप को बनाया था? दोस्तों इस प्रश्न में पूछा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसका प्रारूप किसने बनाया था? हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए श्री राजेंद्र प्रसाद, बी श्री जवाहरलाल नेहरू, सी श्री BR अम्बेडकर, या डी श्री वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों पहला ऑप्शन है श्री राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, ना कि इन्होंने संविधान की जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका है, उसका प्रारूप बनाया। श्री जवाहरलाल नेहरू, जी हाँ, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी, श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने ही संविधान सभा की जो प्रस्तावना है उसका प्रारूप बनाया था। BR अम्बेडकर, जैसा कि हम लोग क्वेश्चन में बता चुके हैं कि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। और श्री वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में जो 500 कुछ रियासतें थीं जो अलग अलग थीं, उनका एकीकरण करके इन्होंने एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण किया था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 7, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? इसमें इन्होंने 4 विशेषताएं दी हैं और उनमें से पूछा है कि क्या एक भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। यह प्रश्न UPPCS TET 2021 में पूछा गया था और हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ए लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, बी शक्तियों का वितरण, सी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, या डी अर्धसंघीय संरचना। तो दोस्तों इन्होंने पूछा है कि क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। ये भी निगेटिव प्रश्न पूछा है, ना कि यह पूछा है कि विशेषता क्या है। तो पहला लिखित और संविधान की सर्वोच्चता, जी हाँ, भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है और सर्वोच्च दस्तावेज है, ये तो सही। दूसरी शक्तियों का वितरण, जी हाँ, भारतीय संविधान में शक्तियों का वितरण किया गया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का वितरण किया गया है। तो ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। सी है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र। जी हाँ दोस्तों, भारत में न्याय तंत्र को प्रतिबद्ध नहीं किया गया है। न्याय तंत्र भारत का स्वतंत्र न्याय तंत्र है। तो ऑप्शन सी हमारा सही ऑप्शन है। इसके बाद अर्धसंघीय संरचना, ये भी व्यवस्था भारतीय संविधान की है। भारत का संविधान एक अर्धसंघीय माना गया है, क्वाजी फेडरल। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है कि प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारत का नहीं है। भारत का न्यायतंत्र एक स्वतंत्र न्यायतंत्र है। संविधान में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? दोस्तों यह प्रश्न राजस्व लेखपाल परीक्षा 2015 में पूछा गया था। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या डी राष्ट्रीय ध्वज। तो किसको भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? ए प्रस्तावना को। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको भारत के संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। मूल अधिकार को संविधान की आत्मा के रूप में नहीं माना गया है, ना ही मूल अधिकार को, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और राष्ट्रीय ध्वज को भी संविधान की आत्मा के रूप में नहीं माना गया है। किसे माना गया है? ए प्रस्तावना को, प्रियम्बल को। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 9, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा सुझाव प्रस्तावित किया था? जी हाँ दोस्तों, पहले संविधान सभा प्रस्ताव 1935 में सुझाव प्रस्तावित किया था। संविधान सभा प्रस्तावित नहीं की थी, सुझाव प्रस्तावित किया था। ए नेहरू, बी गांधी, सी जेपी नारायण, या डी MN रॉय। दोस्तों यहाँ पर जो ए ऑप्शन है नेहरू ने जो पहली संविधान सभा थी उसको अमलीय जामा पहनाया था, उसको
गठित किया था, उसको कार्यान्वित किया था, उसको धरातल पर उतारा था। लेकिन अगर उसके प्रस्तावना के सुझाव की बात करें तो श्री एम.एन. राव साहब, जो ऑप्शन डी है वो सही है, उन्होंने सबसे पहले 1935 में संविधान सभा सुझाव प्रस्तावित किया था। तो हमारे पास ऑप्शन डी सही ऑप्शन है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 10। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी PSSSC 2016 में पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा थी, उसमें कुल कितनी महिला सदस्य थी। और आज के परिदृश्य में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि महिला सशक्तिकरण बहुत ही जोरों से चल रहा है और लगभग किसी भी एग्जाम में अगर कॉन्स्टिट्यूशन से कोई सवाल आता है और अगर संविधान निर्माण से संबंधित कोई सवाल बनता है तो ये बहुत ही बेस्ट सवाल है। A 12, B 13, C 15 या D 17। दोस्तों भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। जी हाँ दोस्तों, हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 11। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत व मुख्य कमिश्नर के प्रांत मिलकर ब्रिटिश भारत का निर्माण करते थे? दोस्तों यहाँ पर प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। इन्होंने दो चीजें पूछी हैं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था उसके अंतर्गत कितने गवर्नर्स के प्रांत थे और कितने मुख्य कमिश्नर के प्रांतों से मिलकर के ब्रिटिश भारत का निर्माण होता था। पहला 14 गवर्नर्स 7 मुख्य कमिश्नर, बी 11 गवर्नर्स 7 मुख्य कमिश्नर, सी 15 गवर्नर्स 9 मुख्य कमिश्नर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर अगर आप राइट आंसर की बात करें तो 11 गवर्नर्स के प्रांत थे और 7 मुख्य कमिश्नर के प्रांतों से मिलकर के ब्रिटिश भारत का निर्माण होता था। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 12। भारत सरकार अधिनियम के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता था ए प्रिवी काउंसिल, बी उच्चतम न्यायालय, सी उच्च न्यायालय या डी संघीय न्यायालय। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझते हैं कि भारत सरकार अधिनियम 1935 था, उसके अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया था। उस संरक्षक न्यायालय को क्या कहते थे? प्रिवी काउंसिल? नहीं, प्रिवी काउंसिल भारत में जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है उसी की तरह हुआ करता था। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय ये भी नहीं, संघीय न्यायालय। जी हाँ दोस्तों, एक संरक्षक न्यायालय के रूप में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो हमारा ऑप्शन डी एकदम सही है। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा विरचित भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत एवं अधिनियमित किया गया। हमारे पास 4 ऑप्शन है। 15 अगस्त 1947 को, बी 30 जनवरी 1948 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 26 जनवरी 1950 को। तो भारतीय संविधान को कब अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया जाता है? इसके लिए आपको भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसको देखना होगा। उसमें लास्ट में दिया हुआ है कि आज दिनांक 26 नवंबर सन 1949 को हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो वहाँ अगर आपको प्रस्तावना आ रही है तो यह सवाल करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो ऑप्शन सी हमारा जो है 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान अंतिम रूप से अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 13। माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप अधिनियम पारित किया गया। भारत में जो माउंटबेटन योजना आई थी उसके अंतर्गत कौन सा अधिनियम पारित किया गया? ए भारत सरकार अधिनियम 1919, बी भारत सरकार अधिनियम 1935, सी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना जो आई थी भारत में, उसके परिणाम स्वरूप जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है वो पारित किया था। और यह अधिनियम ही जब इंग्लैंड से पास हुआ उसके बाद भारत को आज़ादी मिली, अर्थात भारत को आज़ादी इसी अधिनियम के द्वारा मिली।
तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के परिणाम स्वरूप जो अधिनियम पारित किया गया उसे भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया और इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत को आजादी दी गई, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि कोई भी काम राज्य तभी कर सकता है जब वह उसके लिए कोई कानून बनाए, क्योंकि वो नहीं मानते थे कि कानून के अलावा कोई भी चीज ऐसी है जो राज्यों को संचालित करती है। राज्य सिर्फ कानूनों से चलते हैं, इसीलिए उन्होंने एक अधिनियम बनाकर भारत को आजाद किया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा भारत में द्वैध शासन डायची स्थापित हुआ। अब यहाँ पर हम लोगों के पास 3 अधिनियम दिए हुए हैं। भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919 या इनमें से कोई नहीं। द्वैध शासन का मतलब है केंद्र का शासन और राज्य का शासन। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस अधिनियम के द्वारा ही भारत में डायची अर्थात केंद्र का शासन और राज्य का शासन अलग अलग होगा, इसकी व्यवस्था हुई। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न 15, संविधान सभा का गठन कब किया गया। दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीसीएस 1991 में पूछा गया था। इसमें हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है। ए 1945, बी 1946, सी 1947 या डी 1950। तो इन 4 ऑप्शंस में बताइए आपके हिसाब से कौन सा सही हो सकता है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया। ऑप्शन बी 1946। जी हाँ दोस्तों, 1946 में भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा की बैठक हुई थी। ए 9 दिसंबर 1946 को, बी 15 अगस्त 1947 को, सी 26 नवंबर 1949 को या डी 10 जनवरी 1948 को। दोस्तों जैसा कि हम लोग पिछले क्वेश्चंस में देख चुके हैं कि संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था, तो इसकी जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर सन 1946 ईस्वी में हुई थी। और 15 अगस्त 1947 को आप सभी लोग जानते ही हैं कि इस दिन हमारा भारत आज़ाद हुआ था। और 26 नवंबर 1949 को हमने अपने संविधान को अधिनियमित आत्मार्पित किया था। और 10 जनवरी 1948, इस डेट के बारे में मुझे भी कुछ खास पता नहीं। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 17, किसको सर्वसम्मति से संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें संविधान के जो संविधान सभा का जो अध्यक्ष का पद है उसके लिए कोई चुनाव नहीं हुआ, बल्कि सर्वसम्मति से ही सभी ने ही उन्हें अपना मत देकर के, अपनी सम्मति देकर के अपना अध्यक्ष चुन लिया। ए BN राव, बी राजेंद्र प्रसाद, सी BR अम्बेडकर या डी MK गांधी। दोस्तों BN राव अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। BN राव साहब को भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था, ना कि अध्यक्ष। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही भारतीय संविधान में संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो सर्वसम्मति से चुना गया। और इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर साहब जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। और MK गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, इनका संविधान सभा से कोई संबंध नहीं था। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है संविधान सभा के सदस्य थे। ए जनता द्वारा सीधे चुने हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नामित, सी भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि या डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित। तो इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा गया है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे वो किस प्रकार से आए थे संविधान सभा में। तो पहला जनता द्वारा सीधे चुने हुए, नहीं, उन्हें जनता द्वारा सीधा नहीं चुना गया था। इसके बाद बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उस समय, जिसके जवाहरलाल नेहरू और तमाम बड़े नेता जिस पार्टी में शामिल थे, उसके द्वारा भी नहीं आए थे, उन्होंने भी उन्हें नामित नहीं किया था। सी भारतीय राजकुमारों के प्रतिनिधि थे, नहीं, जो उस समय भारतीय राजा बचे हुए थे उनके प्रतिनिधि थे, नहीं थे। डी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चयनित, जी हाँ दोस्तों, उस समय जो प्रांतीय विधानसभाएं गठित करी गई थी उनके द्वारा उनका चयन किया गया था। इसके बाद चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 19, निम्नलिखित में से
किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? ए क्रिप्स मिशन, बी बेवेल मिशन, या सी लॉर्ड माउंटबेटन मिशन, या डी कैबिनेट मिशन। दोस्तों इस प्रश्न में हम लोगों से पूछा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन जो है वो किसकी सिफारिश पे किया गया, किस मिशन, किस योजना के सिफारिश पे किया गया? तो क्रिप्स मिशन नहीं, क्रिप्स मिशन पे नहीं किया गया, बेवेल मिशन पे भी नहीं किया गया, सी लॉर्ड माउंटबेटन मिशन पे भी नहीं किया गया, और डी कैबिनेट मिशन। जी हाँ, कैबिनेट मिशन जो भारत में आया था उसी की सिफारिश पे संविधान सभा का गठन किया गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है 20 संविधान बनाने वाली ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये हम लोग लगभग पिछले सवालों में 10 बार इसके बारे में पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं कि संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन थे, राजेंद्र प्रसाद, फ्रैंक एंथनी, मोतीलाल नेहरू, लेकिन हम लोग इतनी बार इसको रिवाइज कर चुके हैं कि अब और ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। जय हिंद।